सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। एंड थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली मैं फ़िलहाल दापुरिजो में हूँ और यहाँ में नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जिसका कारण से आप सबका बीच में 7 o'clock का समय दिया था, बट अभी 7:14 हो गया है। जैसे मैंने कैप्शन में लिखा, पिछले 96 आवर्स 5th of जनवरी 2026 से आज अभी तक आई थिंक 1000 से भी ज़्यादा कॉल्स आया है और 800 प्लस मैसेजेस और इतना सारा आउटरीच प्रोग्राम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से, बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बहुत लोग ने रीच आउट किया कि तादक नालो जो है ये एनसुइंग आपसू इलेक्शन में इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरा लिए भी एक ये न्यूज़ है। डिटेल में जाने से पहले आप सबको मैं ये नया साल का बहुत सारा शुभकामनाएं और सभी को हैप्पी सिद्धोनी। तो ये ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स को देख के, रिस्पॉन्स को सुन के, पहले तो मैं शायद ऐसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 4 साल से जो मेरा काम है, जिस हिसाब से मैंने लेट ग्यामर पादंग सर के साथ, तिचिपुरु सर के साथ और जितना भी एस्पिरेंट्स है उन लोगों के साथ मुद्दा उठाया है, इशू उठाया है, कभी सोचा नहीं था कि पब्लिक का इतना बड़ा रिस्पॉन्स आएगा, इतना बड़ा संख्या में हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से। या में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ से रीच आउट ना आया हो। इनफैक्ट TLC रीजन से भी आया है। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हूँ। इसको मैं शब्द में बयां नहीं कर सकता कि कितना यहाँ पे पब्लिक का एक सेंटिमेंट है, कितना यहाँ पे पब्लिक का एक प्यार है। मैं दिल से जो भी रीच आउट किया है, जिन्होंने भी मुझे लास्ट ये 4 दिन में जिन्होंने भी रीच आउट करके अपील किया है, जिन्होंने भी रीच आउट करके पूछा है, मैं आप सबको, क्योंकि हर किसी का कॉल में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, हर किसी का मैसेज को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन पिछले 4 दिन में जिस हिसाब से पब्लिक का एक एंटिसिपेशन देखा है, इन लोगों का एक्सपेक्टेशन देखा है, ये इससे मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा आप सबको मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा संख्या में पब्लिक रिस्पॉन्ड करेगा। तो आज आप सबका बीच में इसलिए आना पड़ा क्योंकि इनिशियली ये जो बात चल रहा था इसको मैं सीरियसली ले ही नहीं रहा था, क्योंकि बहुत लोग बोल रहा था कि तादक नालो को आपसू प्रेसिडेंट के लिए उठना चाहिए। आई थिंक ये कई साल से चल रहा है। इनफैक्ट लास्ट 2-3 साल से तो ऐसा आवाज निकल रहा है, लेकिन मैंने कभी किसी भी चीज को सीरियसली लिया नहीं था, क्योंकि मेरा लाइफ में मैंने कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करके देखा ही नहीं, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होता क्या है वो भी मुझे पता नहीं। सिर्फ यहाँ पे जैसे हमारा अरुणाचल में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत सारा है, जितना हमारा सर में जितना बाल है उससे ज़्यादा अरुणाचल में उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है। लेकिन यहाँ पे 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्टेट का फ्यूचर को डिसाइड करता है। स्टेट का जो भी चल रहा है, जो भी यहाँ का समस्या है, उसको उसका हल निकालने में, उसको सॉल्व करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसमें से ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन है। ये दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म, ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन अरुणाचल प्रदेश, और ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं है।
दिस इज प्योरली अ प्रेशर ग्रुप। और इसका जो जिस हिसाब से लास्ट 4 दिन में पब्लिक का आउटपोर हुआ, पब्लिक का रीच आउट हुआ, उससे ओवरवेल्म होके मैं एडमिट करना पड़ेगा, मुझे ये चीज को लेके थोड़ा सोचने में मजबूर किया है। तो इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कभी पार्ट लूंगा या फिर स्टूडेंट ये सब में कभी इसका हिस्सा बनूंगा या फिर किसी को सपोर्ट करूं या फिर किसी के लिए कैंपेन करूं। मैंने शायद सपना में भी नहीं सोचा था, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से तो मैं बहुत बहुत ज्यादा दूर हूं। तो ये बार पिछले 4 दिन में जिस हिसाब से पब्लिक का आउटरीच हुआ है, मुझे सोचने में मजबूर किया है। और लास्ट 4-5 डेज से मैं सो नहीं पा रहा हूं, ये सोच के कि पब्लिक इतना बड़ा संख्या में आया है, अभी एक्चुअली में करना क्या है, यहां में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं है, अगर करना भी है तो कैसे करना है, क्योंकि प्रोसीजर भी मुझे पता नहीं है। तो मुझे मजबूर किया आप सबका एक्सपेक्टेशन का, आप सबका एंटिसिपेशन का जो आउटरीच है उसको देख के मैंने गो थ्रू किया प्रोसीजर को। और यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को मिला, इनफैक्ट फॉर्मर अपसू का कुछ कुछ लीडर्स है, उन लोगों का नाम लेना तो मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन उन लोगों का तरफ से भी कॉल आया, उन लोगों से बात हुआ। और यहाँ पे सिविल सोसाइटी से भी कॉल आया और बहुत सारा लोग था जो वो लोग बोल रहा था कि तादक नालो आप ये बार अपसू के लिए, खास करके अपसू प्रेसिडेंट के लिए खरा उतरिए। तो मेरा पास इसके लिए जवाब नहीं था। पिछले 3-4 दिन में बहुत सोचा, मैंने फैमिली से भी डिस्कस करके देखा और जो भी फॉर्मल लीडर्स है उन लोगों से भी डिस्कस किया, सोसाइटी का कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स है उन लोगों से भी डिस्कस किया। अभी सभी का एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था कि तादक नालो ये साल में 2026 में आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन मुझे तो इसका कुछ प्रोसीजर भी पता नहीं है, कुछ इसका यहाँ पे कैसा चलता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होता क्या है, वोटिंग कौन किसको वोटिंग का एलिजिबिलिटी है, या फिर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का क्या रोल है। मेरा पास तो जीरो नॉलेज है, जीरो आइडिया है। तो लास्ट 4 डेज में काफ़ी होमवर्क किया, इसमें इंट्रोस्पेक्शन किया, इसमें रिसर्च किया और बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद एक चीज़ तो ये हुआ कि एक नतीजा तो ये निकला है कि आप सबका सेंटिमेंट से मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ, अभी भी हूँ। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना सारा प्यार है, इतना सारा दुआएं है, इतना सारा बेस्ट विशेस है। तो अभी भी मैं इसको पूरी तरीका से अभी तक सिंक हुआ नहीं है। तो जहां तक अपसू प्रेसिडेंटशिप के लिए जो भी कैंडिडेचर है, इसको मैं आप सबको बता दूं, अगर मेरा चाहने से या फिर आप लोग का चाहने से अगर मेरा बस चलता तो शायद मैं कॉन्टेस्ट भी करता। लेकिन यहाँ में कुछ कुछ प्रोविजंस है, कुछ कुछ यहाँ का जो बायलॉस है, इसमें भी कुछ कुछ चीज दिया हुआ है जिसको लेके आप सबको भी बताना था। तो सबसे पहले तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ना मेरा कोई एम था, ना कोई एम्बिशन था, ना मैंने कोई कभी कोशिश किया है, ना किसी से जुड़ा है, ना कभी किसी के लिए कैंपेन किया है। मेरा कुछ भी इसमें जीरो एक्सपीरियंस है। लेकिन 4 दिन में जो मैंने जिस हिसाब से आप सबका रिस्पॉन्स को देख के, आप सबका एक ओवरवेलमिंग आउटरीच को देख के मुझे मजबूर किया कि अपसू जो होता क्या है, अपसू का रोल क्या है,
और क्या अरुणाचल को अपसू का सच में जरूरत है क्या? क्योंकि जब से मैंने अपसू को जाना है, पिछले 2016-17 से मैंने अपसू को देखा है करीब से, क्योंकि उससे पहले तो मैं भी कुछ स्टेट का बाहर में था। 2016-17 से मैं अरुणाचल में प्रॉपरली यहाँ पे रह के यहाँ के इशू को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से अपसू का जो रोल है उसको देखा है कि यहां में इतना सारा स्टेट का इशू है, लेकिन कहीं भी बहुत ज्यादा केसेस में अपसू ने उसमें खरा नहीं उतरा है। ये मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं बोल रहा हूं या फिर एक पर्टिकुलर टेन्योर को नहीं बोल रहा हूं। अपसू एज ए होल जहां में वो खरा हो सकता था उसमें खरा उतरा नहीं है। तो पिछले 2016 से अगर देखूं तो 2017 में एपीपीएससी का जो एक बड़ा सा एक हंगामा हुआ था, किंग कप स्कूल में बहुत लोग प्रोटेस्ट करके उसमें बहुत लोग ने आंसू बहाया, टीयर गैस हुआ, लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन फेंका, उसको अरेस्ट किया। उसमें से मैं भी एक था। तो उसमें भी उस समय में भी मैंने अपसू का रोल देखा है, लेकिन अपसू ने उस समय में भी यहां में चाहे तो वो पर्टिकुलर इशू को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता था, लेकिन किया नहीं। उसके बाद मैंने देखा 2018 में पीआरसी का बहुत बड़ा इशू था। आप सबने भी देखा है पीआरसी में ऑलमोस्ट लाइक हमारा भाई 4 लोग ने जान गंवाया है। लेकिन पीआरसी इशू का समय में अपसू कैसे गायब हो गया था हम सब ने देखा है। उसके बाद आया ये एपीपीएससी पेपर लीकेज का, आप सब ने देखा है। क्योंकि अभी ये प्रेजेंट टेन्योर का जो टर्म्स है वो खत्म हो गया है, लेकिन जो सिलसिला था, क्योंकि उससे पहले भी जो अपसू था उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कुछ किया है लेकिन एक्चुअल चीज में किया नहीं है। उसके बाद जो असली सीरियस इशू है जो एपीपीएससी पेपर लीकेज का था, ये एक लिटमस टेस्ट भी था अपसू के लिए, लेकिन उसमें भी समवेयर खरा उतरा नहीं है। उसके बाद हम बरसों से बचपन से सुनते आया है कि चकमा आजोंग इशू, चकमा आजोंग हमको ऐसा लगता है कि ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक मुद्दा बन चुका है, या फिर ये डायनासोर एज का एक मुद्दा बन चुका है जो कभी सॉल्व होने वाला नहीं है, और आगे जाके भी हमको दिखाई नहीं देता है कि ये कभी सॉल्व होगा। ये बस सैडली बोलना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन ये एक समवेयर एक फिक्स डिपॉजिट जैसे बन चुका है, या फिर एक एटीएम मशीन जैसा बन चुका है, जिसको समय समय में उसका पित तप तपाया जाता है, या फिर उसका डोल बजाया जाता है, और वहां से उसको एटीएम मशीन जैसे या फिर एक ऐसा मजाक बना के रख चुका है। उसके अलावा हमारा अरुणाचल ऐसा एक दौर से गुजर रहा है, जहां में आज आप सबने देखा होगा लद्दाख का क्या हाल है। लद्दाख में सोनम वांगचुक का जिस हिसाब से उसको इम्प्रिजन किया है, जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 को हटाने के बाद लद्दाख में जैसे शासन जो उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देके उन लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि उन लोगों को स्टेटहुड दिया जाएगा या फिर 6 शेड्यूल में इंक्लूड करेगा, लेकिन वहां पे जो आवाज उठाता है उसको जेल में ठूस दिया जाता है और अभी भी जेल में है। तो वैसा ही हमारा अरुणाचल ऐसे एक फेज से गुजर रहा है जहां में हमारा जो ट्राइबल का एग्जिस्टेंस है, ट्राइबल का एग्जिस्टेंस आज क्राइसिस में है। हम एक्सटिंक्ट होने का एक लास्ट स्टेज में है। अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइबल का आइडेंटिटी का एक्सटिंक्ट होने का ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है। इसका मैं कारण बताऊं, इसका कारण यह है अरुणाचल प्रदेश जो है पूरा इंडिया में सबसे एक सेंसिटिव वाला स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर से भी ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि हम 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, चाइना से, म्यांमार से और भूटान से।
उसके बाद हमारा जो यहाँ का जो रेफ्यूजी क्राइसिस है, आप सब देख लो, रेफ्यूजी चकमा हजोंग करके हम बात करता है, लेकिन चकमा हजोंग जो है आज उन लोगों का पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 4 लाख का आसपास पहुंच चुका है। शायद ऑफिशियली उससे ज्यादा भी होगा, आई मीन अनऑफिशियली। तो ऐसा समय में अभी आने वाला समय सिर्फ चकमा हजोंग का इशू नहीं है, यहां पे तिब्बतन रेफ्यूजीज का भी इशू है। उसके अलावा अरुणाचल में जो यहां का इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके बात कर रहा है, मैं किसी को पर्सनली मैं बोल नहीं रहा हूं, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स क्या है, या फिर ये जो आईएलपी का इशू जो क्या है। आईएलपी का इशू जो ये है ना कि यहाँ पे जैसे कि हमारा कोई भाई कोई ब्रदर्स लोग यहाँ पे मार्केट में घूम के किसी का आईएलपी चेक कर रहा है, ये कर रहा है, अच्छा है, मैं तो बोलता हूं ये कोई खराब नहीं है, लेकिन वो काफी नहीं है। वो काफी नहीं है। क्यों काफी नहीं है? क्योंकि मैं स्टैटिस्टिकली बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में यहां पे 15 लाख पॉपुलेशन है, वो 2011 का सेंसस के हिसाब से, लेकिन 2021 का सेंसस के हिसाब से तो उससे ज्यादा होगा, अराउंड 16-17 लाख होगा। तो वो 15 लाख में से ओनली 7 lakhs आर APST, दैट मीन्स ओनली 7 lakhs पॉपुलेशन जो है ना वो ट्राइबल्स है, प्रॉपर ट्राइबल्स। जो 15 लाख में से जो रिमेनिंग 7 to 8 lakhs जो है ना वो नॉन APST है। दैट मीन्स उन लोगों का पास ना तो उन लोगों के पास PRC होना चाहिए, ना तो उन लोगों का पास ST होना चाहिए, ना तो वो लोग जो है यहां में बिना ILP का रहना चाहिए। अभी मेरा सवाल ये है कि ये जो बिना ILP का जो रह रहा है, यहां पे हम जैसे कि नाहरलगन में हम घूम के किसी को पता कर रहा है, ईटानगर में किसी को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहां पे अराउंड 6 to 7 lakhs पॉपुलेशन जो है बिना ILP का बेहतर है, और वो बिना ILP का पिछले 15 साल 20 साल से बेहतर है। आप ईस्टर्न साइड ऑफ अरुणाचल में एक बार जाके देखिए, नामसाई में, तेजू में, वहां पे जाके देखिए, वहां में 80% ऑफ द पॉपुलेशन नॉन ट्राइबल्स है, नॉन APST है, लेकिन वहां पे 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वहां का 90% ऑफ द जमीन को वो लोग कब्जा कर चुका है, और वहां का ऑलमोस्ट 99% ऑफ द बिजनेस को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और वहां का ऑलमोस्ट 90% 95% ऑफ द वोटर्स जो है वहां का नॉन APST है। अभी आप सोच के देखिए, तो ऐसा समय में हमको करना क्या चाहिए? यहां में मार्केट में एक को ILP ढूंढने के बजाय वो अवेयरनेस तक के लिए ठीक है, लेकिन ये ILP जो प्रोविजन है ना, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाना चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये किसका थ्रू से होगा? जब तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं बनाएगा, जब तक यहां पे पनिशमेंट को स्ट्रिंजेंट नहीं करेगा, तो ये ILP प्रोविजन हम जितना भी यहां में हरला कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। यहां में कोई लोग बोलता है EILP करना है, डिजिटल ILP बनाना है। अभी मैं पूछता हूं, डिजिटल ILP से 7 lakhs पॉपुलेशन जो नॉन ट्राइबल्स है, उन लोगों को क्या आप लोग ILP इंश्योर करेगा क्या? मैंडेटरी करेगा क्या? ये तो मैं रफ एक एस्टिमेट बता रहा हूं, एक्चुअली में नंबर्स उससे ज्यादा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो है ना तो 6th शेड्यूल में आता है, ना तो 5th शेड्यूल में आता है, और हमारा जो आर्टिकल 371H है, 371H में सिर्फ 2 प्रोविजन है। एक है हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रोविजन है, लॉ एंड ऑर्डर का जो अथॉरिटी है, उसको गवर्नर को देके रखा है। उसके बाद दूसरा प्रोविजन है कि हमारे यहां पे मिनिमम 30 MLA से कम नहीं होना है। ये 2 प्रोविजन है। जबकि आर्टिकल 371G जो मिजोरम का है, 371A जो नागालैंड का है, उन लोग में क्या है? वो लोग में क्या प्रोविजन है? वो लोग में ये प्रोविजन है कि वहां पे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक राइट्स, ट्राइबल वहां का जो इंडिजिनस सिटीजन, इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स, उन लोगों का ऊपर में 100% वो लोग का राइट है।
लेकिन हमारा अरुणाचल में 371H बोल के हम खुद को ऑलरेडी सरेंडर करके रखा हुआ है। और ये पिछले कितना साल से है, जब से स्टेट रूट मिला है। और हमारा जो स्टेट रूट एक्ट वो इतना फॉल्टी है कि हम खुद को स्लेब बना के रखा है सेंटर के सामने में, सेंट्रल गवर्नमेंट का सामने। हम एक बेगिंग बाउल है, ऐसे बेगिंग बाउल पकड़ के हमेशा सेंटर से हम ये भीख मांगता है। हमारा कुछ सेल्फ रिलायंस नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारा ना तो हमारा आर्टिकल 371H स्ट्रेंथन है, ना तो हमारा जो स्टेट रूट एक्ट को उसको करेक्शन किया है। उसके बाद यहां पे आप देखिए, यहां पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन और ये जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से अभी आप सोच के देखिए, पिछले 4 साल से मैंने एपीपीएससी इशू को लेके बहुत जोरदार से लड़ा, लेकिन सरकार उसको सोल्व करना ही नहीं चाह रहा है। हर प्रकार से कोशिश किया, रैली पे रैली, धरना पे धरना, बनकोल भी किया, जेल में बैठा, सब कुछ करके देखा, लेकिन कोई सुनने को रेडी नहीं है। अभी यहां में उस समय में अगर अपसू चाहे तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता था, लेकिन इन लोगों को सॉल्व करना नहीं। तो ये सब जो फैक्टर्स है, और यहां पे जो बहुत बड़ा इशू है ये है 80:20 रेशियो। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सीरियस क्राइसिस है। इसको लेके लास्ट मैंने फॉर्मर अनसू प्रेसिडेंट नाबम दोदम के साथ में हम लोग इशू को उठाया था, और हमने भी ये इशू को बार बार जिक्र किया है कि यहां पे एसटी और पीआरसी को एपीपीएससी एग्जाम्स, एपीएसएसबी एग्जाम्स में मैंडेटरी करना है। क्योंकि यहां पे जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है सब लोग मैंडेटरी करके रखा है, चाहे मिजोरम बोलो, चाहे यहां पे नागालैंड बोलो, इनफैक्ट असम भी इसको करके रखा है। अभी हमारा अरुणाचल किसके लिए वेट कर रहा है? कौन से शुभ अवसर के लिए वेट कर रहा है? और कौन सा नॉन ट्राइबल के लिए हम लोग इतना हमदर्दी जता के रखा हुआ है? अभी इसको कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब इतना सारा इश्यूज है, और यहां का जो एजुकेशन सेक्टर आप इमेजिन भी नहीं कर सकता है कितना खतरनाक हालत में है। पूरा एंटायर कंट्री में हमारा लिटरेसी रेट सेकेंड लोएस्ट है, बिहार से सिर्फ 1 स्टेप ऊपर। और जो यहां पे जो अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है, मैं दावा के साथ बोलता हूं, इनर लाइन परमिट सिस्टम, इसको इन द कमिंग ईयर्स मैं तो बोलता हूं 10-15 साल में इसको रिवोक करने जा रहे हैं। इसमें आप सब क्या करेगा? जितना भी अरुणाचली से आप लोग करेगा क्या? किस हिसाब से हम अपना अरुणाचल को बचाएगा? आज हम ऐसे जगह में बैठा, मीन्स सब अपना अपना में ही उलझा हुआ है। अभी आप सोच के देखिए, अरुणाचल में सरकार जो है डैम बनाने में इतना तुला हुआ है, क्या डैम से हमारा अरुणाचल का पॉपुलेशन को एक्चुअली में बेनिफिट मिलेगा? डाउटफुल है, क्योंकि वहां से जो भी रेवेन्यू निकलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सीधा जाएगा, हमको तो कुछ मिलेगा नहीं। उल्टा डिस्प्लेसमेंट होगा। जो चकमाजुंग का इश्यू था, वो लोग का सबसे पहले चकमाजुंग जो चितागोंग हिल से आया था, वो लोग वहां से, उन लोगों को भी वहां से डिस्प्लेस किया गया था, क्योंकि वहां में भी डैम बन रहा था। तो हम कल को अपना ही स्टेट में हम रेफ्यूजी बनने जा रहा है। और दूसरा बात यह है, हमारे स्टेट में जो है ना, इसको प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां में जो पाम ऑयल कल्टीवेशन अभी पूरा हर जगह में शुरू हो चुका है। पाम ऑयल कल्टीवेशन में आप सबको शायद पता नहीं होगा, अभी बहुत ज्यादा स्टेट जो है पाम ऑयल कल्टीवेशन करने नहीं देता है। क्यों करने नहीं देता है? क्योंकि जहां जहां में पाम ऑयल कल्टीवेशन होता है वहां का फर्टिलिटी को 10-15 साल में खत्म कर देता है। दैट मीन्स जहां में कल्टीवेशन होता है वो डेजर्ट बन जाता है। दैट मीन्स अभी जो रोइंग में शुरू हुआ है, अभी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी होने जा रहा है। तो ऐसा करके पूरा जितना भी हमारा स्टेट जो है इन द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स ये एक डेजर्ट बनने जा रहा है। हमारा फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप लोग देखा होगा इलीगल माइनिंग शुरू हो चुका है। इलीगल माइनिंग शुरू हो गया और अभी ये डिस्ट्रिक्ट में फैलने जा रहा है। अभी आप अरावली का सिचुएशन देखा है, अभी सेम सिचुएशन जो है अरुणाचल में होने जा रहा है। तो इसके लिए हमारा जो रिसोर्सेस है, चाहे हमारा लैंड हो, चाहे हमारा वाटर हो, चाहे हमारा फॉरेस्ट हो,
हम इसको कैसे प्रिजर्व करें, हम इसको कैसे बचाएं। इसको बचाने का तरीका एक है, दैट मीन्स हमको कॉन्स्टिट्यूशनल, हमको प्रोटेक्शन चाहिए। आज हम ना तो 6 शेड्यूल में आता है ना तो 5th शेड्यूल में आता है। जो ILP सिस्टम है ना, ये टेम्पररी प्रोविजन है, क्योंकि ये जो ILP सिस्टम ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया था, आज इसको डिसमिस कर सकता है रातों रात। तो ऐसा में आप लोग क्या करेगा? हम लोग का यहां में तो सबका सब बटा हुआ है, अगर पैसा दे देगा तो रातों रात सबको चुप कर देता है। तो ऐसा सिचुएशन में, और आज हम ऐसा एक मींस स्पॉट में करा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा आंख के सामने में खत्म होगा और हम बस तमाशा देखते रह जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स को देख के मुझे लगता है तब जाके मुझे अपसू का रोल दिखाई देता है। अपसू कब फॉर्म हुआ था? अपसू फॉर्म हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द 1940s। उस समय में दूसरा नाम से था, नेफा स्टूडेंट यूनियन था। उसके बाद 1967 में इसको ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का नाम से चेंज कर दिया। इनफैक्ट इसमें दाइंग एरिंग सर जो है, लेट दाइंग एरिंग सर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसके बाद जैसे जैसे आया, उस समय में अपसू जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट का इंटरेस्ट के लिए बना था। किसी को यहां में कॉन्ट्रैक्ट काम करने के लिए किसी ने इसको शुरू नहीं किया था। किसी ने ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पैसा बनाने के लिए, इसको ये मनी मशीन बनाने के लिए किसी ने इसको शुरू नहीं किया था। इसको अगर किसी ने शुरू किया था, ले दाइंग एरिंग सर और उस समय का जो फाउंडिंग फादर्स है, वो लोग जो है अरुणाचल का फ्यूचर को बचाने के लिए वो लोग शुरू किया था। लेकिन जैसे जैसे आता गया, समय निकलता गया, आज ऐसा एक स्थिति में है, मजाक बन चुका है। मैंने अभी हमको याद है जब APPSC पेपर लीकेज जब खुलासा हुआ था, जब ग्यामर पादंग सर ने फर्स्ट टाइम ये पेपर लीकेज का जो खुलासा इसको एक्सपोज किया था, उसका सबसे फर्स्ट लाइन ये था कि ये इशू को गलती से भी अपसू को देना ही नहीं है, क्योंकि अपसू का ऐसा एक रेपुटेशन बन चुका है कि मैंने इशू जो है उतारता जरूर है लेकिन बीच में गायब हो जाता है। तो अभी ऐसा सिचुएशन में, ऐसा माहौल में मैंने खुद को भी सवाल किया कि अरुणाचल को अपसू का जरूरत है क्या? तो इतना बड़ा जो यहां पे हमारा क्राइसिस चल रहा है, ये सबको देखने के बाद एक चीज तो कंफर्म है कि अरुणाचल को अपसू का सख्त जरूरत है, क्योंकि यहां में हमारा ऑपोजिशन सिस्टम नहीं है। जो इलेक्शन जीत गया, जो हार गया वो विनिंग जो रूलिंग गवर्नमेंट के साथ में बी टीम बन के रह जाता है या फिर चुपचाप बैठ जाता है। और हमारे स्टेट ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी आएगा, हमारे स्टेट भी सेम, सब एक पार्टी से दूसरा पार्टी लाइक सीजनल फ्रॉक बन के जंपिंग मार के पार्टी चेंज कर देता है, और रातों रात भी सरकार का जो वो भी चेंज हो जाता है। तो ऐसा में जब पॉलिटिकल सिचुएशन इतना खराब है, तो तब जाके प्रेशर ग्रुप का रोल आता है। तो पिछले 4-5 दिन में जिस हिसाब से मुझे पब्लिक आउटरीच हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट से, तिराप चांगलांग, यहाँ पे इस साइड से नामसाई से, लोहित साइड से, उसके बाद ये ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, उसके बाद दिबांग वैली, उसके बाद यहाँ पे जो ईस्ट कमेंग है, वेस्ट कमेंग, पापुम पारे, अपर सुबनसिरी, हर जगह से, हर कॉर्नर से पिछले 4-5 दिन में इतना कॉल्स आया, इतना मैसेज आया कि शायद मैंने जिंदगी में इतना मैसेज देखा नहीं, इतना कॉल्स मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो जब ये सबको देखता है, जब स्टेट का जो हालत को देखता है, बहुत ज्यादा दुख लगता है। तब समझ में आता है कि ये लोग का जो पुकार है, ये लोग का जो मांग है, ये लोग का जो अपील है, तब समझ में आता है कि अपसू में लीडरशिप का क्राइसिस है, सीरियस क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। और अभी भी जो भी यहां पे हमने पिछले 4-5 दिन में देखा है, जो भी लीडर आ रहा है, सब एक ही खेत का मूल्य है, सब एक से बढ़ के एक है। माने पुराना, सबका सब पुराना अपसू मेंबर्स है, कोई नया नहीं है, कोई फ्रेश चेहरा नहीं है।
पहले जैसे चलता था, अभी बस एक का बात एक रिले रेस जैसा, आज मैं कर रहा हूं, कल मैं आपको दे देता हूं, परसों उसको दे देगा, ऐसे एक सिस्टम बना के रखा है। तो दैट मीन्स पहले जो इशू को सॉल्व नहीं करता था, अभी भी ऐसा ही हालत में है। और यहां पे जो मनी कल्चर का जो फ्लो है, 2022 का जो अपसू इलेक्शन था, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 150 to 200 करोड़ खर्चा हुआ है, उससे पहले उसका बराबर। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बार एटलीस्ट 250 करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है कुल मिला के। अभी आप इमेजिन करो, इतना सारा पैसा कैंडिडेट लोग का पास में आया कहां से? तो दैट मीन्स इतना साल से जो इशू को रिजोल्व नहीं करता है, ये पैसा बनाने में ही लगा हुआ था। दूसरा बात यह है कि यहां पे जो अपसू का जो ये है, माने जो पॉलिटिक्स है, जो गेम है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक या फिर स्टूडेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स नहीं रहा, ये हाई लेवल गेम बन चुका है। यहां पे चीफ मिनिस्टर का एक कैंडिडेट है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक कैंडिडेट है, होम मिनिस्टर का एक कैंडिडेट है, फिर वगैरह वगैरह सब डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना कैंडिडेट लगा के रखा हुआ है। जिसका भी कैंडिडेट जीतेगा उसका पल्ला भारी होगा, सब ऐसे लगा के रखो। ये सिर्फ अभी का बात नहीं, पहले से पिछले 15-20 साल से तो यही चल के आ रहा है। तो अभी आप सोच के देखो, इसमें अभी अपसू का रेलिवेंस हम कैसे करके इसको लेके आ सकता है, इसको हम कैसे करके इंश्योर कर सकता है। मैंने कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कभी भी मेरा ध्यान नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन पिछले 4-5 दिन में इतना ज्यादा रीच आउट करने के बाद मैं भी डीप इंट्रोस्पेक्शन में चला गया। अपसू कब फॉर्म हुआ, वो लोग का क्या मुद्दा था, और क्या क्या सिचुएशन आया जब अपसू का जरूरत था, स्टेट को अपसू का सीरियसली जरूरत था। लेकिन उन लोगों ने जिस हिसाब से हमारा स्टेट को समवेयर डिसअपॉइंट किया है, तो वो सबको देख के मुझे भी सीरियसली लगा है कि लीडरशिप में चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो इलेक्शन का जो पैटर्न है, ये चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो अपसू जो है ना, सिर्फ फॉर्मर अपसू लीडर्स लोग का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये अपसू जो है ना, सिर्फ डीएसयू का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये अपसू जो है ना, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, सिर्फ उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये अपसू जो है हर एक अरुणाचली का ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अपसू हम सबको रिप्रेजेंट करता है। जब आईएलपी का इशू आता है तो सिर्फ अपसू लोग का, मेंबर्स लोग का इशू नहीं है। बच्चा गया में सब्जी बेचने वाला अम्मा लोग का है, बुरी माँ लोग का है, स्कूल जाने वाला बच्चा लोग का है, जो बस्ती में बुरा बुरी बेहतर उन लोगों का भी है, जो वोट नहीं मार पा रहे उन लोगों का भी है। लेकिन अपसू को ऐसे एक सिस्टम बना के रख दिया, ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना के रख दिया कि जो पहले से था वही कंटिन्यू करना है, कोई फ्रेश चेहरा आना ही नहीं है। ऐसे एक सिस्टम बना के रख दिया, डीएसयू वाला सिस्टम बना दिया, ये बना दिया। अभी वोटिंग का भी राइट्स जो है सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट को मिल रहा है। तो दैट मीन्स क्या, अपसू जो है सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट वाला स्टूडेंट का इशू को सॉल्व करेगा क्या? यहां में तो स्कूल बच्चा लोग का भी सॉल्व होना चाहिए, यहां पे स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लोग का भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा एक पैटर्न बना दिया, ऐसा एक सिस्टम बना दिया कि चाहकर भी यहां में कोई आ भी नहीं सकता है, कोई पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है। और ऐसा एक हायरार्की बना के रखा है कि कोई इशू सॉल्व होना ही नहीं है। अभी मैं जितना भी कैंडिडेट्स है, जितना भी अभी तक सुनाई दिया है, आपको लगता है वो लोग इशू सॉल्व करेगा? मैंने तो सबको देखा है, किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा। वो लोग भी सेम केक का मूली है, सब जगह जो भी आया था, कोई भी पोजीशन में हो, अभी ऐसे बना के रखा है कि कोई नया आना चाहेगा भी तो उसको आने ही नहीं देना है। अभी ये चीज जो है, इन लोगों का जो रिसेंट अमेंडमेंट है, जो बायलॉ का जो अमेंडमेंट है, बहुत बहुत दिमाग लगा के इन लोगों ने अमेंडमेंट किया है। ऐसे अमेंडमेंट किया है कि ना, यहां में कोई नया स्टूडेंट या फिर कोई नया कैंडिडेट जो स्टेट के लिए असली इशू उठाना चाहता है, उन लोग के लिए जगह ही नहीं है। यहां में ऐसा एक प्रोविजन लगा के रखा है, अगर आप अपसू का प्रेसिडेंट के लिए या फिर जीएस के लिए आना चाहेगा तो आपको पुराना अपसू मेंबर होना पड़ेगा या फिर डीएसयू का मेंबर होना पड़ेगा। जबकि ये प्रोविजन पहले नहीं था, इसको नवंबर में लगाया गया। शायद
यहां में जो भी अमेंडमेंट किया है वो लोग एंटिसिपेट कर रहा था होगा कि तदक नालो भी आ सकता है जो पहले अपसू में नहीं रहा, या फिर डीएसयू में कभी रहा नहीं, या फिर ऐसा कोई बंदा आ सकता है, या फिर कोई आ सकता है जो स्टेट को असली स्टेट इशू को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन ये लोग जो ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि आने का ही जगह नहीं है, चाहकर भी नहीं आ सकते। अब लोग पब्लिक यहां में जितना लास्ट 1112 कॉल्स मुझे आया है, और भी कॉल्स है जिसको मैं आंसर भी नहीं कर पाया, और यहां पे मोर देन 800, वो तो जस्ट मेरा फोन का मैसेजेस को बोल रहा हूं, मेरा फेसबुक का मैसेंजर का मैसेजेस में काउंट भी नहीं किया, नहीं भी कर पा रहा हूं, इतना सारा मैसेजेस है। उससे ये पता चलता है कि पब्लिक भी परेशान हो चुका है। कब तक इसको अपसू का प्लेटफॉर्म को टेंडर लेने के लिए कब तक इसको यूज करेगा, या तो एक इशू को बार बार इसको चक्की पीस के, या फिर इसको बार बार एक एटीएम मशीन का जैसे घुमा घुमा के कब तक करते रहेगा, कब तक यहां पे एक्चुअल इशू में बात करेगा। तो पब्लिक भी समवेयर परेशान हो चुका है। तो पिछले 4 दिन में मुझे पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में मुझे मजबूर किया कि अपसू का एक्चुअली में अपसू क्या चीज के लिए बना था, और वो लोग का क्या रोल होना चाहिए था, और वो लोग जो है किस हिसाब से ये पर्टिकुलर जो डाइंग एरिंग सर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, डाइंग एरिंग सर का जो एक विजन था, आज किस हालत में पहुंच चुका है। तो आप इमेजिन करो, अभी मैं सबको बता दूं, मेरा तो वैसे तो मेरा कुछ भी दूर दूर तक मेरा कुछ भी एम्बिशन नहीं था। ये मेरा खुद का, मैं मां पिताजी का भी मैं कसम खा के बोल सकता हूं कि मेरा कुछ भी एम्बिशन नहीं था, ना तो पार्टिसिपेट करने का, ना तो किसी को साथ देने का। लेकिन 4 दिन में मुझे जिस हिसाब से पब्लिक का आउटरीच हुआ, तो मुझे सोचने में मजबूर किया कि अगर ऐसा है तो अपसू प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट करके देखने में क्या प्रॉब्लम है। तब जाके मैंने इसका बायलॉ को पढ़ा, तो बायलॉ में ऐसा एक बना दिया, ऐसा एक प्रोविजन लगा दिया कि अगर पुराना अपसू मेंबर या फिर डीएसयू का मेंबर नहीं होने से आप कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकता है, स्क्रूटिनी में ही आपको फर्स्ट स्टेज में ही आउट कर देगा। दैट मीन्स स्टूडेंट का वोटिंग मारने का समय तक, मीन्स स्टेज तक वो पहुंचने का जगह ही नहीं है, ऐसा हालत है। तो अभी ये किस दिमाग से लगाया है, क्या सोच के बनाया है, ये भगवान ही जाने। इससे एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि ये लोग जो एक अपसू का एक प्लेटफॉर्म को एक एटीएम मशीन जो बना के रखा है, इसको एटीएम बना के ही रखना है, आगे जाके इसको कोई आके चेंज करना नहीं। और यहां पे जितना भी कैंडिडेट, मैं किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूं, सबका सब पुराना लीडर्स है। हम लोग किसी को पीआरसी का इशू में देखा है, हमने किसी को एपीसीएस का पेपर लीकेज का इशू में देखा है, किसी ने सॉल्व तो किया नहीं। आज ये दावा दे के आ रहा है कि अभी हम आके सॉल्व करेगा। क्या को सॉल्व करेगा भाई? 250 करोड़ फेंकने जा रहा है ये अपसू इलेक्शन में। ये कहां से स्पॉन्सर लेके आ रहा है? कौन कौन सीएम चीफ मिनिस्टर किसको स्पॉन्सर कर रहा है, डीसीएम किसको स्पॉन्सर कर रहा है, होम मिनिस्टर किसको स्पॉन्सर कर रहा है। अभी स्पॉन्सर करने के बाद क्या आपको लगता है कि जिसको स्पॉन्सर किया वो इशू उठाएगा? बिल्कुल नहीं उठाएगा। और जिससे कोई लोग तो यहां पे उधार लेके भी आएगा, जमीन जायदाद बेच के आएगा। उसके बाद अगर जीतता है बोलने से, वो लोग क्या करेगा? सबसे पहले तो अपना रिकवरी करेगा। रिकवरी करने के बाद फिर नेक्स्ट अपसू इलेक्शन में लगने के लिए, या फिर नेक्स्ट एमएलए या फिर एमपी में आने के लिए वो लोग जो है पैसा बनाएगा। अभी यही सिलसिला चल रहा है। एंड दिस इज द सैडेस्ट थिंग अबाउट अपसू फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आज अपसू ऐसा हालत में, आईसीयू में है। आज यहां में कोई कैंडिडेचर डिक्लेयर करता है, सब सेलिब्रेशन करता है। कैंडिडेचर डिक्लेरेशन करके उसमें क्या सेलिब्रेशन का बात है? सेलिब्रेशन तब करो जब आपका कैंडिडेट जीत के सही चेंज लेके आएगा। तो दैट मीन्स पूरा बायलॉ को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि अपसू जो है आईसीयू में था, और उसको वो लोग सब मिलके आईसीयू में ही रखना चाहता है। तो एक बात कंक्लूड हो चुका है कि मेरा यहां पे तदक नालो का अपसू इलेक्शन 2026 में पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बायलॉ ने मुझे एक झटका में माइनस कर दिया, पार्टिसिपेट ही करने देना नहीं।
तो ये बायलॉ जो है बहुत दिमाग लगा के बनाया गया है। तो ये है तो अभी ऐसा सिचुएशन में अभी मैं इसको वोट मारो उसको वोट मारो, ये मेरा पास आंसर भी नहीं है। क्योंकि यहां में जो भी कैंडिडेट है सबका सब एक ही खेत का मूली है। कोई पुराना लीडर है तो कोई अभी जस्ट टेन्योर खत्म वाला लीडर है, और सबका ट्रैक रिकॉर्ड को तो हमने देखा है। तो मैं किसी को इंडिविजुअली बोलना नहीं चाहूंगा। तो लेकिन ऐसा सिस्टम बना के ये बहुत बड़ा गलत किया है। क्योंकि ये सिर्फ मेरा हिसाब से, ये मेरा पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बोल रहा हूं। तदक नालों को यहां में कॉन्टेस्ट करना नहीं करना ये बड़ा बात नहीं है। दिस इज एक्चुअली नॉट द रियल कंसर्न। रियल कंसर्न ये है कि अपसू अरुणाचल का है और इसमें हर अरुणाचली को यहां में पार्टिसिपेट करने का हक होना चाहिए। लेकिन बायलॉ ऐसे बना दिया कि यहां में जो सिस्टम का अगेंस्ट में खड़ा करेगा, जो एक्चुअली में यहां में असली इशू को उठाएगा, उन लोग के लिए जगह ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दुखी का बात है। तो ये मैं नहीं बोलता हूं कि अगर तदक नालो आएगा तो सब कुछ ठीक कर देगा, ये बात मेरा वो नहीं है। लेकिन मेरा बोलना ये है कि यहां पे असली मुद्दा को कौन उठाएगा, कौन इशू को एड्रेस करेगा। यहां पे जो रेफ्यूजी क्राइसिस है पिछले कितना साल से, ये एक्चुअली में कब सॉल्व होगा। यहां पे जो 80:20 रेशियो का जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये कब सॉल्व होगा। आर्टिकल 371H को कब अमेंड करेगा। यहां पे स्टूडेंट का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है एपीपीएससी और एपीएसएसबी में जिस हिसाब से चल रहा है, उसको कौन सॉल्व करेगा। और यहां पे जो इंडिजिनियस और जो नॉन ट्राइबल का जो सिचुएशन चल रहा है, जो आईएलपी इशू है, सिर्फ ईआईएलपी बनाने से वो काम नहीं चलेगा। ईआईएलपी उल्टा आईएलपी मिलने के लिए और आसान कर देगा। लेकिन आईएलपी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसको कौन सेफगार्ड हम लोग डिमांड करेगा। तो ये सब चीज को सोच के मुझे लगा है कि ये जो बायलॉ बना है, ये बहुत ही गलत बना है। जो अमेंडमेंट किया है, बहुत सोच समझ के अमेंडमेंट किया है कि यहां पे कोई नया कैंडिडेट्स बिल्कुल इसमें वो लोग आ ही नहीं सकना है। तो वही है, जितना भी स्टूडेंट्स है, जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी माँ पिताजी है, लास्ट 4-5 दिन में जो भी मुझे रीच आउट किया, आप सबको मेरा दिल से मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप सबको मैं बोलना चाहूंगा कि आपका प्यार मेरा दिल तक पहुंचा है। और मैं कसम खाता हूं, आई टेक अ प्लेज, चाहे मैं अपसू का प्रेसिडेंट बनूं या ना बनूं, मैं अरुणाचल का हित के लिए मैं काम करूंगा। आप सबका आवाज बन के मैं उतरूंगा। और जैसे मैंने 2024 में इलेक्शन के बाद, पार्लियामेंट और ये असेंबली इलेक्शन के बाद मैंने अनाउंस किया है कि 2029 में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी रूलिंग हो, कोई भी जैसे भी हो, तदक नालो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा वेस्ट, अरुणाचल वेस्ट के लिए खरा उतरेगा। और ये मैं ऑलमोस्ट लाइक अभी कितना समय है, अभी 3 इयर्स बचा है, मैं एडवांस में अनाउंस कर रहा हूं। इसलिए नहीं है कि हमको पावर चाहिए, वो नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं असली मुद्दा को, अरुणाचल का असली मुद्दा को पार्लियामेंट में लेके जाऊंगा। और आप सबका आवाज बनके मैं असली मुद्दा को उठाऊंगा। और अभी भी मेरा जो इशू है, मेरा जो पार्टी है, पार्टी तो रजिस्टर हुआ नहीं है, अरुणाचल फ्रंट ट्राइबल फ्रंट। अभी ये सब मुद्दा को हम दोबारा रीआइटरेट करेगा। अगर अपसू का प्रेसिडेंट होता या फिर अपसू का प्लेटफॉर्म से ये इशू उठाता तो इट वुड हैव बीन मोर इंपैक्टफुल। लेकिन अभी चाहे अपसू उठाओ या ना उठाओ, चाहे कोई उठाओ या ना उठाओ, लेकिन तदक नालो असली में स्टेट का जो असली इशू है उसमें खरा उतरेगा। तो ये मैं पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल को मैं नहीं बोल रहा हूं, या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को मैं नहीं कंडेम नहीं कर रहा हूं। आप लोग इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। मैं जो भी बोल रहा हूं, मैं स्टेट का हित के लिए बोल रहा हूं, स्टेट का असली मुद्दा को लेके मैं बोल रहा हूं। और जो मैं मुद्दा जो भी मैंने बोला है, ये तो बस शुरुआत है, इसको मैं डिटेल में बोला नहीं है।
अगर डिटेल में बोलेगा तो एटलीस्ट 2 घंटा और लग जाएगा। तो इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए तो मेरा ऑलरेडी कैंडिडेचर मैंने डिक्लेयर किया है, क्योंकि अगर स्टेट का असली इशू को सॉल्व नहीं करेगा तो चाहे मैं अकेला होके भी मैं इशू को उठाऊंगा। तो अभी आप सबका प्यार को, आप सबका जो चाहत को, आप सबका जो ब्लेसिंग्स को पिछले 4-5 दिन में इतना महसूस किया है, मेरा दिल भर गया है। मेरा जो अंदर का जो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया है। और आप सबका, आपका प्यार मेरा लिए स्ट्रेंथ है, और इसी स्ट्रेंथ को मैं बरकरार करके आगे भी जब जब स्टेट क्राइसिस में आएगा तब तदक नालो सबसे पहले, सबसे आगे, और सबसे आगे सबसे पहले गोली भी चलेगा तो तदक नालो को सीना में जाएगा। ये मैं आप सबको मैं प्लेज करता हूं। और जो भी इशू है स्टेट का असली इशू, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म से हो, मैं स्टेट का असली इशू के लिए, असली मुद्दा के लिए मैं करा रहूंगा। और ये मैं पॉलिटिक्स खेलने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं। मैं आप सबका बीच में, आप सबका प्यार को महसूस करके, इनफैक्ट आप लोग रीच आउट करने से पहले भी मेरा खुद का एक सोच था, हमको खुद को, अपना अरुणाचल को बचाना है। लेकिन आज सबका ख्वाहिश यह था कि अपसू प्रेसिडेंट बन के स्टेट का असली इशू को सोल्व करने के लिए बहुत लोगों का एस्पिरेशन था, बहुत लोगों का सोच था। लेकिन ये बायलॉ जो है, बायलॉ का अमेंडमेंट का वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। लेकिन मेरा जो कमिटमेंट है अरुणाचल के लिए, अरुणाचल की जनता के लिए, अरुणाचल का आने वाला पीढ़ी के लिए, मेरा कमिटमेंट इंटैक्ट है और कल को भी इंटैक्ट रहेगा। और यहां में पिछले 4-5 साल में आप सबने देखा है, इशू को चाहे तो एपीपीएससी पेपर लीकेज का इशू को चाहे तो हम कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, इशू को हम बेच सकता था चाहे तो, लेकिन हम बिका नहीं है, हम बेचा नहीं है। तो अभी भी करा है, कल भी करा रहेगा। और आप सबका जितना भी प्यार है, जो भी दिल से जो भी दुआ है, मैं आप सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आगे भी आप सबका जो भी दुआएं हैं, जो भी प्यार है, आप सब उसको बरकरार रखिए। और मेरा तरफ से मैं बस वही बोल सकता हूं, मैं आप सबके लिए, आप सबका अरुणाचल का जो असली इशू है, असली मुद्दा है, मैं वो मुद्दा में मैं करा उतरूंगा, चाहे मैं अपसू में रहूं या ना रहूं। थैंक यू सो मच एंड सभी को गुड नाइट। और सभी को वंस अगेन मनंगा, सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं खुद तागिन कम्युनिटी से हूं, तो सभी को हैप्पी सीदोनी। थैंक यू सो मच और सबको गुड नाइट।